सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए, और फिर मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि इस बिज़नेस के अंदर हम लोग इस मुकाम तक आए, क्योंकि अगर संस्कार ना होते तो शायद हम कहीं और होते। संस्कार की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी इस ग्रेट कंपनी शेफ शॉप को, क्योंकि लोग तो बहुत सी बातें बताते हैं, अभी ये भागी है, फिर वो भागेगी, फिर वो भागेगी, लेकिन जिस दिन से मैंने शेफ शॉप को बिजनेस का प्लान देखा और स्टार्ट किया, उस दिन से ही मुझे भरोसा था भागेगी नहीं, अपनी वाली दमदार है। तो थैंक यू शेफ शॉप, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ग्रेट मेंटर जो हमें मिले उन सभी का धन्यवाद। हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर, जिनकी बात करूं अगर तो रॉयल ड्रीमर्स टीम के अंदर हमें जगह मिली डायमंड बनने की, नहीं तो बहुत सारे लोग डायमंड बनते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, अपने महागुरु जी का, श्री माधव सर का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी वजह से मैं डायमंड बना, क्योंकि उनकी अगर रॉयल ड्रीमर्स टीम ना होती तो शायद पता नहीं क्या होता। तो धन्यवाद महागुरु जी, धन्यवाद श्री विजयपाल महागुरु जी का कि इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं सर को देखकर बड़ा खुश होता था। एक बार का वाकया है, मैं बताना चाहूँगा सर। फंक्शन था और फंक्शन में एक लड़की आई और मेरे से बोलने लगी, सर क्या मैं सर को छू के देख सकती हूँ? तो मैंने कहा भाई इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बोला सर वाकई में बता रहा हूँ, जितना वीडियो में नजर आते हैं उससे ज़्यादा हकीकत में कहीं खूबसूरत है सर। तो महागुरु जी का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हर जगह महागुरु जी की फोटो दिखती थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महागुरु जी को कि मैं थैंक्स महागुरु जी, आपकी टीम में हूँ, दिल से धन्यवाद महागुरु जी। दूसरा धन्यवाद श्री जसवीर महागुरु जी का, इनकी तो बात ही निराली है। साला जिस दिन लीडर की रिकॉग्निशन करने महागुरु जी आए थे ना, दिल बता रहा हूँ, सर ने बोला यहाँ से जाते ही BMW लेंगे। उसी दिन मैंने सोच लिया था अगर BMW आ गई तो गारंटी है साला असली बाप की औलाद नहीं जो हर नाम डायमंड ना बना। थैंक यू महागुरु जी, आपकी BMW से बहुत मोटिवेट हुआ। थैंक यू महागुरु जी, आपका पग पग पे साथ रहा, सपोर्ट रहा कि लीडर से लगा के डायमंडशिप आपने की। धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। बात करूं हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री लाल बहादुर शर्मा सर की, इनकी क्या बात कहूं मैं। जैसे हमें पालने में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा, सेम ऐसे लाइक अ फादर हमारे लाल बहादुर शर्मा सर। महागुरु जी बिजनेस के अंदर जब से मैं सर के टच में गया, सर ने बोला टेंशन ना ले टाइगर, तू डायमंड है और बनेगा जरूर। सर का ये एक मोटिवेशन वाली बात थी, बोला जब भी नाम ले देते थे हर नाम डायमंड बनेगा। बहुत बहुत थैंक यू महागुरु जी, आपके उस विजन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक्स हमारे ग्रेट महागुरु जी बीके पांडे सर। मैं जब बिजनेस में ज्वाइन था सर से मुलाकात नहीं हुई, जब मैं रूबी बन गया तब सर से मुलाकात हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी आपका भी। और इसी श्रृंखला में हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री मिलन सर। मैं बिजनेस में आया, मुझे ABCD कुछ नहीं आती थी, सबका सपोर्ट होता है, मेरा डायरेक्ट महागुरु जी से था। मिलन सर से मैं बहुत इंस्पायर भी रहता था, मुझे पसंद भी थे महागुरु जी। छोटी से छोटी बात अगर होती थी तो महागुरु जी मुझे रोड पर आके टीन के नीचे खड़े होकर बताते थे, हरनाम ऐसी ऐसी बात है, अगर साला तुम लगे रहे तो एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। थैंक्स महागुरु जी, आपने अपने 7 डायमंड बनाए, इसके लिए धन्यवाद महागुरु जी, दिल से धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी। थैंक्स हमारे ग्रेट महागुरु जी शरद वर्मा सर का। सिस्टमैटिक महागुरु जी जिनको कहते हैं हम, कुछ भी हो सिस्टम के हिसाब से। और वहां से लगा के जब मैं ज्वाइन हुआ QAC की रिकॉग्निशन से लगा के महागुरु जी आज मेरे साथ में डायमंडशिप तक हैं। धन्यवाद महागुरु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद हमारे महागुरु जी श्री अवध सर का। अवध सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारी जिंदगी में, क्योंकि सर ने हमें वो सारी चीजें सिखाई कि चाहे दुनिया इधर की उधर चली जाए, हर नाम जहां पर हो वहां पर कुछ करके दिखाना। थैंक्स महागुरु जी, इनकी वजह से आज मैं डायमंड हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ग्रेट महागुरु जी कह लो, बड़े भाई कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, अगर इन्होंने इस बिजनेस का प्लान ना दिखाया होता। बहुत से लोग होते बोलते यार
ये कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, कंपनी भाग जाएगी, कुछ भी कहा करते हैं। जिस दिन मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था उस दिन मैंने सर से पूछा था कि आप बताओ क्या करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, भर दो। फॉर्म भर दिया, भरोसा उसी दिन से था और आज यहां तक डायमंड बनाने के लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका भी थैंक्स। आप सभी का भी, हमारी प्यारी सी टीम, चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन में हो, विशेष जी एक रूबी लेफ्ट में और एक पंकज जी एक रूबी लेफ्ट में, मैं दोनों तरफ से बराबर में डायमंड हूं। लोग बोलते एक आगे रहती एक पीछे रहती, मेरी दोनों बराबर रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। और मेरे सभी टोपाज, एमरल्ड और टीम का वो एक एक व्यक्ति जो आज भी जुड़ेगा जाके, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सभी का। मैं सबके नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं सबको फिर भी धन्यवाद देता हूं, थैंक यू सर। बात सिर्फ छोटी सी करेंगे क्योंकि सारी बातें सर ने बता ही दी, घर में क्या रहा कैसे रहा। जो मुझे थोड़ी सी बात याद है मैं वो बताऊंगा। सेफ शॉप से पहले मैं क्या था और सेफ शॉप के बाद क्या हो गया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पास पैसे नहीं थे, हकीकत बात है, पैसे नहीं थे क्योंकि सर ने बताया घर के कंडीशन कैसी थी। तो हम लोग जागरण करवाते थे, जागरण के पैसे दोनों जेबों में भरे थे। अगले दिन जागरण था सोमवार को और संडे को प्लान देखने का मौका मिला। वो भी हमारी नरेंद्र सर से कोई बात नहीं होती थी, आज जरूर बैठे हैं, आज जितनी बात होती उस समय नहीं होती थी। अगर ये घर में रहेंगे तो हम बाहर रहेंगे। ये टीचर थे और हम दूसरी लाइन के आदमी थे, हमारी आपस में बातचीत होती नहीं थी, सीधी सीधी बात है। तो इन्होंने हमसे भी नहीं बोला कि आपको प्लान देखना है। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार आपके भाई ने कहा है संडे को वहां चलना है, ठीक है। फिर बात मानते थे लेकिन बातचीत नहीं होती थी। चला गया, पैसा मेरे पास ही था, मैं गया, प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैंने सर से पूछा फॉर्म भरना चाहिए, बोले हाँ भरना चाहिए। जेब में पैसा बहुत था, मैंने निकाला, दिया। अवश्य सर फॉलोअप कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत बोला डीडी का भी दे दो। मैंने कहा सर ये 350 ही चंदे के हैं, चंदे के ही हैं 350, बस इतने ही रहने दो। फिर उस दिन के बाद से सिलसिला चलता रहा। मैंने कंपनी का प्लान तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा, वेन्यू पे आके सारी चीजें मुझे समझ में आई। लेकिन जब मैं घर गया सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, है आज भी, यहाँ नहीं है, तो मैंने उससे इस प्लान के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा प्लान है। तो उसने मेरे से कहा कि वही प्लान तो मैं तुमसे 2 महीने पहले बता रहा था जिसके बारे में तुमने मना कर दिया था। तो फिर मैंने कहा यार तुमने डिटेल में नहीं बताया था। बोला बता तो रहे थे, तुम सुनना ही नहीं चाह रहे थे यार। बोला करना नहीं। हमने कहा फार्म तो भर दिया। बोला तुम्हारी वजह से मैंने नहीं किया और तुम फार्म भराए। फिर गुस्सा आ गया, वो बोला काम नहीं करना। तो हमने भी कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर लोगों ने मुझे इतना निगेटिव किया कि मैं जिधर खड़ा होता था, कंपनी की बातचीत हुई तो लोग बोल देते ऐसी कंपनी आती चली जाती भाग जाती। 3-4 महीने का समय ऐसे ही निकल गया। हमारा जो पुराना घर बना था उस घर में 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट से जिधर आने का और दूसरा रूम था रूम से जाने का। तो मेरा सारा सिस्टम जो भी था अपना पुराने वाला वो सब रूम में रखा रहता था। रूम में ही नरेंद्र सर की मीटिंग होती थी। अब मुझे पता चल जाए कि कोई गाड़ी आई है, इस रूम इस गेट से आई है तो मैं इधर से निकल लेता था, और अगर इधर से आई है तो मैं इधर से निकल लेता था। कोई भी महागुरु जी सामने नहीं पड़ना, अगर पढ़ेंगे तो पकाएंगे। और फिर वही बात सेफ शॉप ये फलाना वो। मुझे लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया ये सब करते करते। फिर एक बार की बात है, मैं घर के बाहर खड़ा था और मैं ऐसे खड़ा था, इधर की तरफ देख रहा था। अवश्य सर की गाड़ी पीछे से आ गई, ध्यान नहीं दे पाया मैं और पकड़ लिया। तो मैं जैसे ही देखा तो मेरा मुंह बना, लेकिन कर क्या सकते थे, अब तुरंत किसी को मुंह पे कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैंने सर से कहा सर नमस्कार। नमस्कार, और बताइए हरनाम जी। तो अंदर से सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी। एक तो पैसा नहीं, ज्वाइन करना नहीं चाह रहे, और बताइए क्या बताएं। काफी देर ऐसे समझाते रहे। हमने ठीक है सर मुझे जाना है काम से। अरे रुको तो, लगभग आधा घंटा हो गया। हमने कहा सर आप बताओ करना क्या है। तो बोले यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ज्वाइन करने से
तुम्हारे भाई का कुछ फायदा होता हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने कहा करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। बोला यार तुम्हारे भाई तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, डीडी मिलेगी, ये वो, ऐसे करके बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। तो मुझे बात समझ में आई, और बात समझने आने के बाद में मैं अपने दोस्तों के पास गया। पैसे नहीं थे, सर ने हालात बता रखे घर के, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मैं दोस्तों के पास गया, उनसे पैसे मांगे, तो लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये, कोई उस समय हमारी इतनी औकात नहीं थी कि 8 हज़ार रुपये अगर किसी से मांगे और वो व्यक्ति हमें दे सके। तो मैं पूरा दिन टहलता रहा, फिर नहीं जुगाड़ बना। तो फिर एक समझ में आई बात, मैंने कहा, एक आदमी से कहा, मैंने कहा भाई 10,000 रुपये हैं? बोला नहीं है। 1,000-2,000 की बात हो तो बताओ। हमने कहा ठीक, वही दे दो। मैं समझ गया 10 सबसे मांगेंगे कोई नहीं देगा, 3 लोगों से मांगे, डीडी का पैसा इंतजाम में हो गया। डीडी लगाई, थैंक यू, डीडी लगाई। डीडी जिस दिन दी थी उस दिन की वाकया बता रहा हूं। मैं इतना मोटिवेट था अंदर से। सैटरडे को डीडी दी, संडे वाले दिन वेन्यू पे जाना था। सर ने बताया कि जूते चाहिए होते हैं, ये वो। मैं सुबह सुबह उठा, 4:30 बजे समथिंग, 150 रुपए जेब में थे, मैं नखास गया। कितने लोग जानते हैं? सभी जानते। मैं नखास गया और इतना एक्साइटेड था, मैंने व्हाइट कलर के स्पोर्ट वाले शूज खरीद लिए। और वो शूज खरीदने के बाद जब मैं वेन्यू पे गया तो देखा सब काले पहने। अब तो गलती हो गई। फिर मैं शाम को आया, मेरा एक दोस्त था, और मैंने उससे कहा तुम्हारे पास काले वाले जूते हैं? बोला हाँ है, थोड़ा खराब हैं। तो मैंने कहा ऊपर से नीचे से, मतलब कहाँ से? बोला साइड से है। तो मैंने फेविक्विक उससे जूते लिए, फेविक्विक लगाई और काम चलाना स्टार्ट कर दिया। पैंट थी अपने पास, क्योंकि हालात उस समय के, शायद अभी आपने डॉक्यूमेंट्री जब देखी होगी तो उसमें दिखा होगा, चेचिस आज जो है तब नहीं थी। तो उस समय मैं जीन्स पहन नहीं सकता था, सब दिखता था शरीर जीन्स में, तो मैं पैंट ही पहनता था फॉर्मल। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी। मैंने अपना टूल्स वगैरह इंतजाम में किया। सर से बोला कितने पैसे चाहिए? तो उस समय के हिसाब से सर ने कुछ पैसे बताए। मैंने कहा ठीक है, घर पे ले आना टूल्स लाने के बाद में मेरे अंदर से इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर से बोला कि जैसे आप बोलते हो ऐसे हमें प्लान दिखाना है। तो मिलन सर ने बताया कि अरनाम जी, प्लान के लिए सीखना पड़ता है, पहले सीख जाओ फिर संडे को प्लान करना। मुझे संडे में जब प्लान होता था बहुत अच्छा लगता था। तो सर ने बोला अभी आप सीख जाओ। मैंने टूल्स लिया, टूल्स को शीशे के सामने खड़े होकर करीबन 1.5 घंटे मैंने उसको समझा कि कैसे प्लान होता है, कैसे क्या होता है। प्लान एकदम आ गया भरपूर, प्लान में कोई रोक नहीं सकता। फिर मैंने पंकज जी से कहा, पंकज जी चलो प्लान करने चलें। पंकज जी ने बोला सर अपलाइन को ले ले रहे? हमने है ना, टेंशन काहे लेते हो, चलते। बोले सर पैसे नहीं है। सिलसिला ऐसा था उस समय का कि जेब में 20 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में ही, तो मैंने उससे कहा यार पैसे लाओ। बोला पैसे नहीं है। पंकज जी ने बोला फिर अब क्या किया जाए? तो मैंने कहा जाओ देखो कोई मिल जाए। मैं थोड़ा सा मोबाइल बनाने का काम जानता था, तो पंकज जी एक बंदे को लेके आए। बोला मोबाइल नहीं चल रहा है, लाओ देखते हैं। देखा मोबाइल, उसका मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद मैंने स्विच ऑफ कर देना, खोल लेना चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद आया, बोला भाई फोन नहीं खुल रहा। अरे अब तो पैसा लगेगा, दुकान पे चलना पड़ेगा। बोला कितने? ने कम से कम 100 रुपए तो लेगा यार दुकान वाला। बोला यार देख लो कुछ कम ज्यादा। हम पंकज जी से पूछा कितने रुपए में काम हो जाएगा? बोले 40-50 भी दे दे सर, चल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसा करो तुम 50 रुपए दे दो। बोला भाई 40 है। ठीक 40 दे दे भाई। अंदर गए दुकान के अंदर, पासवर्ड डाला, खोल के दे दिया, रीसेट कर दिया। मैंने आप टेंशन ना लो, पासवर्ड नहीं लगेगा इसमें। उस 40 रुपए से हमने, पंकज जी गए पहली बार प्लान दिखाने। पंकज जी के पापा की स्प्लेंडर थी रेड कलर की। मना भी किया पंकज जी के पिताजी ने, लेकिन बोले अभी बस यहीं तक जा रहे हैं। और गए, हम लोगों ने प्लान दिखाया और पहली डीडी पंकज जी के फूफा की निकाली। जैसे ही गए प्लान दिखाया, इतना अंदर जोश था बताऊं। लोग बोलते साला पैसा नहीं देता कोई। हमने कहा पंकज अगर पैसा नहीं मिला गाड़ी घर नहीं जा पाएगी, याद रखना 40 एक तेल पड़ा है। साला सामने वाला कैसे नहीं पैसा देगा? टारगेट हमारा क्या था? टारगेट मेन था डीडी।
दिया उनके जीजा जी ने। उस समय 2 साड़ी 1 कोट पैंट का पैकेज चलता था। फटाक से पैसे दिए, मैंने कहा काम हो गया। तुरंत मैंने सर को फोन लगाया, शरद सर को। सर ने बोला क्या हो? हमने कहा डीडी मिल गई। सर बोला डीडी मिल गई? बोला फार्म भरा होगा उन्हें, पूरे पैसे मिल गए। बोला सही बताओ? हाँ। बोला टेंशन नहीं लो, उसको रखे रहना, मैं आऊंगा बताना क्या होता है। सर घर पे आए, सर ने पूरी बात बताई, हरनाम ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, ऐसे ये करा जाता। मेरे पास उस समय फॉर्म नहीं था, क्योंकि 350 रुपये फॉर्म दे के अपलाइन से लेना पड़ता था और रुपए सिर्फ 40 थे। तो मैं गया, उनकी डिटेल ली, इतना उनको पता नहीं था फॉर्म भरना होता क्या नहीं। ले लिया और पैसे आए। मैंने महागुरु से बोला तो शरद सर ने बोला ऐसा करो, एक फॉर्म ले लो, एक स्टाफ, और इसको ले के रखो, आप जहां प्लान दिखाने जाना वहां पर आप इसको भरवा लेना। फिर सर मुझे ले के गए, सर ने बैंक में पैसा जमा कराया, और पैसा जमा करा के डीडी कैसे जाती है सर ने उसी दिन बताई ये बात, सेम डे। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं फिर किसी अपलाइन से ये नहीं कहता था कि सर प्लान करने चलो, सर फॉलोअप करने चलो, कुछ भी। मैं अपने दोस्तों में चला जाता था और दोस्तों में जाके खुद ही प्लान कर देता था और साफ बोल देता, देखो भाई मौका है भी, बाद में ये ना कहना कि यार काम बढ़िया था तुमने बताया नहीं। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें मुझसे मेरे सिर्फ 2 दोस्त आए। मेरी लिस्ट 53 लोगों की थी, मैंने बनाई थी, उसमें से 2 लोगों ने ज्वाइन किया। और आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि 2 के बाद से मैंने तीसरी डीडी अपनी लिस्ट से नहीं निकाली थी, मैं उन 2 ही पे डायमंड बना। थैंक यू। सिलसिला चलता चला गया। फिर मैंने सर के पास गाड़ी थी, मेरे पास साइकिल थी, तो साइकिल पिताजी की थी, मेरे पास नहीं थी। और मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे आता था घर से संडे में या फ्राइडे में, तो वेन्यू पर ले जाने के लिए वो अपनी गाड़ी लेके आता था, उसकी पल्सर थी, मुझे बहुत पसंद थी वो गाड़ी। तो एक बार ऐसा हुआ, अवध सर ने मीटिंग में समझा दिया कि कोई भी आएगा तो अपने अपलाइन और डाउनलाइन को बिठा के नहीं लाएगा। बता दिया भाई, मुझे नहीं याद था, उसको याद था। वो उसने क्या किया, अपने ही किसी जानने वाले को बिठा के वेन्यू पे चल दिया। मैं फोन करता रहा, भाई कहाँ हो। वो कह रहा सर मैं वेन्यू पहुंच गया। बहुत गुस्सा आई, ठंडी का समय, जाना था वेन्यू पे, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं आई तो नहीं जाएंगे। 2 चीजें और थी मेरे साथ में कि जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे और नहीं तो पैदल चले जाएंगे, लेकिन कोट पैंट पहन के टैक्सी में नहीं बैठने जाएंगे। कोट उतारा, हाथ में डाला और मैं सीधे चला गया। जब मैं गया तो उस समय का वेन्यू का नियम इतना सख्त था कि 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। ठंडी का महीना, गेट 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा, और ठंडी का महीना था और जीने थे, गेट से शीशा लगा हुआ था, खिड़की तो उसी से दिख रहा था। मैं पैदल गया। जब लेट हो गया तो मैं बैठा, ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जब गेट खुला 10:30 बजे, तब शरद सर बोले कि आप यहीं बैठे थे? मैंने कहा हाँ सर, गेट बंद हो गया था। तो सर ने उस दिन बोला, हरनाम कोई बात नहीं, आपका कमिटमेंट बहुत तगड़ा है, आप डायमंड बनोगे। सर ने पीठ ठोकी। एक हौसले की वजह से आज मैं डायमंड हूं। लोग कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता था, मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ। सिंगल डे कभी ऐसा नहीं रहा हमारे साथ में कि साला मैं निगेटिव हो जाऊं। लेकिन उसी दिन, जिस दिन उस शख्स ने मुझे पल्सर पे बैठाने के लिए मना कर दिया था, उसके 2 महीने बाद मेरा बर्थडे था। मैंने नरेंद्र सर से कहा कि सर गाड़ी लेनी है पल्सर। बोला पैसे कहां से हैं? नहीं ये तुम जानो, गाड़ी लेनी है बस। 2 जुलाई मेरा बर्थडे। मैंने कहा लेनी है तो मतलब लेनी है। गाड़ी के लिए पैसे का अरेंज हुआ, कुछ मैंने किए, कुछ सर ने किए, कुछ और हमारे अपलाइनों ने दिए उस समय, और सब कर करा के पैसे का इंतजाम हुआ। जब लेने गए तो मेरे पास ना उस समय बैंक में खाता खुला था, तो उसने कहा 6 महीने पुराना होना चाहिए। और मैं पहली बार जिंदगी में खाता खुला जब शिव शॉप में आया, इससे पहले खाता ही नहीं था। खाते की तो बात छोड़ो, मेरा आधार कार्ड नहीं बना था। नरेंद्र सर जाते थे, जब इनका आधार कार्ड बना तो मेरे से बोले चलो लखनऊ सिटी स्कूल में ही बन रहा है, बनवा लेते। हमने कहा जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी नहीं चाहिए। मैं फिर उस समय कर करा के खाता खुला। खाता खुलने के बाद जब मैं गाड़ी लेने पहुंचा, सारा काम ओके हो गया। नरेंद्र सर ने बोला चलो ठीक है, मेरे पे अकाउंट पे ले लो, उनका बहुत पुराना अकाउंट था।
फाइनेंस की बात आई, कैश नहीं खरीद पा रहे थे, फाइनेंस की बात आई और गाड़ी लेना हम लोगों ने पूरा एकदम ओके कर दिया। गाड़ी डिलीवर की बात आ गई, नरेंद्र सर को बुलाया, आप साइन करो गाड़ी ले जाओ। डॉक्यूमेंट साइन हो गए, मैं बड़ा खुश। लोग पूछ रहे सर आ गई, मैंने बस 2 मिनट की बात है, अभी निकल ली, टेंशन ना लो। बोला सर आपके घर पे खड़े हैं, बस टेंशन ना लो, आ ही रहे, 2 मिनट की बात है। मैं, अवध सर, मिलन सर, नरेंद्र सर, 1-2 लीडर और थे हमारे साथ में खड़ा, उसने कहा चेक आप दे दीजिए। नरेंद्र सर ने चेक फाड़ के दे दी। बोला चेक सीटीएस नहीं है। ये क्या होता है? बोला इस पे आपका नाम नहीं है, नीचे अकाउंट वो नंबर नहीं पड़ा, ये टेम्परेरी चेक है जब खाता खुला था ना। फिर बोला सर फिर तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी। सबको बता रखा, महागुरु जी ने प्रमोशन कर दिया, वेन्यू पे पल्सर आ रही, लोग भी एकदम धुआंधार तरीके से फोन करते ही चले जा रहे हैं। जैसे उसने कहा कि अब गाड़ी नहीं मिल पाएगी, मैं पूरा समझ लो ठंडा ही हो गया। सर बोले अब क्या होगा? अब सर बोले चलो मेरी वो है एक मतलब क्या बोलते दूसरा शोरूम गाड़ी का, और वहां चल के तुमको उस होंडा की कोई गाड़ी आती थी। मैंने कहा सर पसंद यही है, लूंगा यही, अन्यथा लूंगा नहीं। बोले ये पैसों, ये पकड़ो पैसे, मिल जाए तो ले लेना। जेब में पैसे डाले, ओम प्रकाश जी से बोला, दोस्त थे हमारे, मैंने कहा चलो यार ओम प्रकाश जी गाड़ी स्टार्ट करो, अब कुछ नहीं होगा। फोन स्विच ऑफ किया, नरेंद्र सर बोले क्या बताएंगे, जो मन हो बता देना, हम तो स्विच ऑफ कर लिए। टीम जो पूछे अब तुम जानो। फोन नहीं खोला, रात में नींद नहीं आई, इतना प्रमोशन था। सुबह उठा 4:30 बजे, ओम प्रकाश जी को फोन लगाया, उठाए नहीं फोन। फिर लगाया 7 बजे, उठा फोन। मैंने ओम प्रकाश जी गाड़ी लेनी है, शकल नहीं दिखा सकता यार, फिर लोग क्या बोलेंगे। ओम प्रकाश जी ने कहा फिर हमने घर पे आओ, अगर कोई आ भी गया सुबह तो उससे पहले निकलो। पता चला रात में नहीं फोन उठा, सुबह कोई आ जाए बधाई देने। ओम प्रकाश जी को बुलाया, चले गए एक जगह, बजाज का शोरूम था। मैंने पूछा भाई, सीधी सीधी बात जाके मैंने बता दी, यार मैं ऐसा ऐसा काम करता हूं, ऐसी ऐसी बात है और ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हो गई है। सौरभ सोलंकी नाम था उस बंदे का, मुझे याद है, महागुरु जी के गांव का, खुर्जा का था। तो मैंने प्रमोशन किया। बोला हाँ हाँ जानता हूं जानता हूं। मैंने कहा यार लेकिन चेक नहीं है। बोला कोई बात नहीं, तुम 10-15 दिन बाद दे जाना, कोई टेंशन नहीं। नरेंद्र सर को फोन किया, गाड़ी मिल गई, आ जाओ। बोले थैंक यू। बोले कहाँ? हमने कहा यहाँ ठाकुरगंज में आ जाओ, गाड़ी मिलने वाली है। बोले चेक नहीं है। हमने कोई बात नहीं, जुगाड़ है, 10-15 दिन बाद मिल जाए, फिर देना होगा, आगे देखा जाएगा। 15 से 20 भी हो गया तो क्या, गाड़ी तो मेरे पास है। आया, गाड़ी निकली। गाड़ी निकलने के बाद मैंने लोगों का फोन उठाना स्टार्ट किया, मैंने सबको बता दिया आ जाओ, गाड़ी मिल गई। लोगों ने पूछा सर कल नहीं, मैंने गाड़ी तो कल ही मिल गई थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था मेरा, मैं बता नहीं पाया आपसे, गलती बस इतनी थी। सिलसिला वहां से चला। 6 महीने में पहली पल्सर आई, और कैसे आई थी हमारे सारे महागुरु जी जानते, बता भी दिया मैंने आपसे। और उस समय से लगा के जब पल्सर आई और जब मैं चलाना स्टार्ट किया, दिल में इतनी खुशी थी कि घर में पुरानी साइकिल होती थी, सर ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं थोड़ा। और वो साइकिल भी पिताजी ने नई नहीं खरीदी थी, चोर नखास से खरीदी थी, नखास चोर बाजार से। और ये मैं बता रहा हूं, सही बात है, हकीकत। तो उस साइकिल को जब छूते थे ना, मंडी से पिताजी आए, अगर वो पंचर भी हो गई, क्या बताऊं ना, इतनी मार पड़ती थी। साला जाना है कहीं, ये लोग पंचर करके बैठे। सोचो एक साइकिल। ऐसे समय पे जब पल्सर आई ना, वो भी मेरी खुद की, मेरी पल्सर मैंने खरीदी है, इतना अच्छा लगा। मैंने सबको जाके प्लान दिखाया, जितने भी जानने वाले थे। फटाफट टीम बनी मेरी। शुरू के 4.5 महीने में मैं गोल्ड बना, फिर टीम चलती रही, थोड़ा और सिलसिला बना, और मैं एमरल्ड लेवल तक पहुंच गया। एमरल्ड इसी स्टेज पर हुआ था, और मेरा एमरल्ड का रिकॉग्निशन किसी कारणवश नहीं हो रहा था। मैंने कहा सर रहने दीजिए। मेरी टीम के कुछ ऐसे लीडर थे जो उस समय जा चुके थे, तो मैंने कहा सर एक तरफ से टीम बैठी नहीं, रिकॉग्निशन रहने दीजिए। मैंने रात में भी कह दिया, लेकिन सर लोगों का जो भी मन था,
इन्होंने नाम डाल दिया, फिर यहाँ रिकॉग्निशन हो गई। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा आज एमरल्ड का रिकॉग्निशन है। एमरल्ड का रिकॉग्निशन हुआ और रिकॉग्निशन में जैसे सबको बुलाया जाता है, बोलने का मौका मिलता, मुझे भी बोलने का मौका मिला। और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो स्टेज पे खड़ा था, पता नहीं मन में क्या बात आ गई, गोल्ड साथ बने, पर्ल नहीं बन पाए साथ में, फिर टोपाज भी साथ बने हम दोनों भाई, और टोपाज के बाद में एमरल्ड भी साथ में बने। और उसी दिन हमने, मुंह से पता नहीं कैसे निकल गई, स्टेज पे था, मेरा कमिटमेंट की बारी आई, मैंने कहा साला कुछ भी हो जाए हम दोनों भाई एक ही स्टेज पे एक ही दिन डायमंड बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, मैं रूबी बन गया। एमरल्ड पे ही मेरे पास कार आ गई थी, सर ने बता दिया, तो मैं रूबी बन गया। रूबी बनने के बाद में, रूबी बनने से पहले की बात है, मैं उन्नाव गया, हमारे एक लीडर हैं शिवशंकर जी, उनके वहां बैठा मैं मीटिंग कर रहा था। मीटिंग में शिवशंकर जी ने मेरे एमरल्ड की वीडियो चला रखी थी, और जैसे ही मैं गया वहां पर फूल माला पहनाए और सारी चीजें व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाने के बाद में मैंने सुना कि वही बात चल रही थी कि हम दोनों भाई एक ही स्टेज पे डायमंड बनेंगे, ये बात चल रही थी। और मैं भूल गया एमरल्ड बनने के बाद, भूल गया बात, लेकिन वही चल रही। शिवशंकर जी ने बोल भी दिया कि यही सर हैं, यही महागुरु जी हैं जो कह रहे थे कि अभी वीडियो में कि दोनों भाई एक ही साथ डायमंड बनेंगे। उस दिन फिर आग लग गई, साला ये तो वीडियो बन गई और वीडियो चल भी रही, लोगों के लैपटॉप में है, मैं भूल गया। अगर अब दोनों भाई एक साथ स्टेज पे डायमंड ना बने तो फिर बात बेइज्जती वाली हो जाएगी, कि बोलने के बाद अगर बात ना हो तो फिर बेइज्जती है। फिर उस समय कमिटमेंट लिया, कसम खाई कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, जब तक डायमंडशिप की डेट ना मिल जाए, डायमंड ऑर्गेनाइज ना हो जाए। सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया, और मेरे साथ में 22 दिसंबर 2019 को महागुरु जी ने डायमंडशिप की डेट दे दी, 22 दिसंबर 2019। फिर वो एनआरसी वगैरह पता नहीं क्या लगा था, इसकी वजह से दंगे हो रहे थे, फिर वो डेट चली गई 22 मार्च 2020, 29 मार्च 2020। 22 तारीख का दिन मैं, मिलन महागुरु जी, हम दोनों लोग डायमंडशिप के लिए कपड़े खरीदने गए, तैयारी हो रही थी, महागुरु जी पहन पहन के देख रहे थे, मैं भी था, भाभी जी भी थी, मैडम भी थी, और सारे लोग अपना अपना कपड़े देख रहे थे। इतना हम लोग खुश, पैसे की कोई बात नहीं, मैंने कहा जो पसंद आए वो ले लो। कपड़े खरीदे गए, कपड़े खरीदने के बाद जैसे ही हम लोग घर गए और पता चला वही 22 तारीख का दिन, 20 तारीख को मैं कपड़े खरीद रहा था, 22 तारीख के दिन लॉकडाउन लगा। मैंने कहा अब तो सब सर गड़बड़ हो गया। फिर उस समय सिस्टम की बात बताऊं कि जब लॉकडाउन लगा, दुनिया इतनी निगेटिव हो चुकी थी, लेकिन महागुरु जी लोगों की ट्रेनिंग थी, महागुरु जी लोग इतना पॉजिटिव करके रखते थे, अपन लोग खुला बोलते थे, कोरोना हमें नहीं छू सकता चाहे कुछ हो जाए, खुला। फॉलोअप की बात है, फॉलोअप पे भी जा रहे, प्लान की बात है, प्लान भी हो रहे। पंकज जी के घर पे बुला बुला के मैं लोगों को प्लान दिखा रहा, कोविड चल रहा चलने दो, मीटिंग चल रही चलने दो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम होना चाहिए, फोकस काम पर था। और कोविड भी गया। कोविड जाने के बाद एक बार महागुरु जी की मीटिंग हुई, कोविड के 2 साल बाद, अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात। तो महागुरु जी ने बताया कि देखो 2 साल सबके चले गए, ये 2 साल आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 2 साल आपके लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि आप जिंदा बच गए, नहीं तो पता नहीं कितने चले गए थे। सर लोग पूछ रहे थे कि यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। महागुरु जी ने ऐसी बात बताई, यार ये सौभाग्य की बात है कि तुम जिंदा बचे हो, काम तो कभी भी कर लेना, नहीं तो जो निपट गए उनका क्या है। तो वो हटा दिया जाए तो हमारी जिंदगी में लगभग 7वां साल चल रहा है, और 2 साल पहले डायमंड बन गए थे। तो थैंक यू महागुरु जी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, इस टीम की वजह से आज मैं इस जगह पर हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कुछ और बातें होंगी तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा, और
स्टेज छोड़ने से पहले मैं अपना कमिटमेंट करके जाता हूं। आज मैं तो डायमंड बन गया। जिस चीज का सपना देखा था, जसवीर महागुरु जी वहां से उतरते थे, मैं अंदर रहता था रूम में और वहां से सिस्टम देखा करता था क्या कमी है क्या नहीं। जब सर लोग उतरते थे उसी स्टेज के, इसी हॉल में, इन्हीं सीढ़ियों से, तो मैं सोचता था यार कब मेरे जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। और आज जब मैं कार से बैठकर आ रहा था मैडम के साथ में, तो इतनी अंदर से फीलिंग आ रही थी, इतना खुश था मैं, और यही सोच रहा था आज मैं उन्हीं सीढ़ियों से जिसपे कभी महागुरु जी लोग आते थे और हम देखते थे कि साला एक दिन हम भी डायमंड बनेंगे, और आज वो दिन महागुरु जी आ गया। आप लोगों का दिल से फिर से शुक्रिया महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग तो बहुत सारी है महागुरु जी, लेकिन मैं अब कमिटमेंट करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, लिखा हुआ है, सारी चीजें मेरे दीवार पे भी चिपकी है, फोन में भी है, हर जगह मेरा लगा हुआ है। 2023 खत्म नहीं होगा, मेरे साथ में 5 डायमंड होंगे, 5 डायमंड, इस बात का वादा है महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू सर।